मैंने सुना कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया एक डॉक्टर साहब ने, जिन्होंने कि -32.5 वाला जो चश्मा था वो हटवा दिया। मैं मतलब तब से ढूंढ रहा था डॉक्टर साहब को कि इनसे बात करनी है और पूछना है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी का -32.5 वाला चश्मा जो है आप हटा दें। तो हम स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर राहिल चौधरी जी का। सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। टेक्नोलॉजी की हेल्प से आजकल कुछ भी पॉसिबल है। क्या बात है। सो एक अलग लेवल पे आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी पहुंच गई है हाँ, एंड विल डिस्कस अबाउट इट जैसे हाँ, जैसे हम और डिस्कशन करेंगे। बट हाँ, दिस ये जो स्पेसिफिक केस है जिसके लिए हमें लिम्का रिकॉर्ड भी मिला है। हाँ, सो ये एक गर्ल थी जिसकी आंख में -32.5 का चश्मा था और इसको एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से हटाया जाता है जिसको कहते हैं ICL। अच्छा, ICL का फुल फॉर्म होता है इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में हम सब ने सुना है कि एक वो हाँ, पतला सा पीस हाँ, होता है, उसको आंख पे चिपका लो तो सारी हाँ, पावर उसमें होती है, वो आपकी आंख पे चिपक जाता है तो चश्मा नहीं पहनना। ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंस जैसी होती है। हाँ, तो एक लेंस का पीस जिसमें आपके चश्मे की पावर है हाँ, उसको परमानेंटली आंख के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है अच्छा। और बस वो सारी पावर आंख के अंदर है और बाहर से आपको चश्मा नहीं पहनना। तो ये तो बात हो गई -32.5 की, लेकिन उसके अलावा भी बड़े सारे कारनामे किए इन्होंने। और डॉक्टर राहिल चौधरी जो है I7 जो है आई सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल जो है उसको भी रन करते हैं, साथ में वर्ल्ड के जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बना दिए हैं। तो ये बताइए मुझे सबसे पहले कि हमने इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा प्रयास किया कि हट के हो। यस। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि लोगों से सवाल मंगाए, लोग आपसे क्या पूछना चाहते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि सबका है कि हमारी दो ही मोड में आंखें काम कर रही हैं, या तो स्क्रीन पर हम होते हैं या हम स्लीपिंग वाले मोड में चले जाते हैं। स्लीप मोड होता है या फिर स्क्रीन मोड होता है आंखों का। हम नेचर के पास नहीं जाते। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी लाइफस्टाइल में जहां आंखें खुलते ही व्हाट्सएप जो है, इंस्टा जो आ जाता है सुबह सुबह, कैसे अपनी आंखों को स्वस्थ रखें। नहीं, पहले तो हमें ये समझना है कि ऐसी लाइफस्टाइल से आंखों में प्रॉब्लम कौन सी आने वाली है। हम्म, तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि आपकी आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा। हम्म, और साइंटिफिक रीजंस इसके हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। हम्म, एंड अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम्म, पूरे दिन आप स्क्रीन पे लगे रहोगे तो एक ये प्रॉब्लम है चश्मा आने की। और दूसरे प्रॉब्लम होता है एस्थेनोपिक सिम्टम्स, जहाँ पे पेशेंट्स हम्म, कंप्लेन करते हैं कि हम्म, लंबे समय तक जब हम काम करते हैं तो आंख में दर्द, सिर में दर्द, पानी निकलना शुरू हो जाता है, कभी लाली, खुजली, जलन हो जाती है, आंख में ड्राइनेस आ जाती है। तो हम्म, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आंख में बन सकती हैं। हम्म, तो देखिए, वी ऑल अंडरस्टैंड स्क्रीन्स को हम बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, हम्म, हमारी लाइफ का पार्ट है। हम्म, लेकिन कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम्म, अगर बच्चे हैं जो 18 साल से कम की उम्र में, हम्म, उनके लिए तो रिस्ट्रिक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो डेवलपिंग एज में इतने लंबे समय तक स्क्रीन पे लगे रहेंगे तो आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा। एंड ये प्रॉब्लम जो है ये कोविड से भी बड़ा पेंडेमिक बनते जा रहा है। हम्म, मतलब इतना कोविड नहीं था जितना ये मायोपिया का पेंडेमिक बन गया है। तो हम्म, ऑलमोस्ट ये 90% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया है। चाइना, ताइवान, कोरिया, हम्म, सिंगापुर, इस तरह की कंट्रीज आप देखो तो वहां पे तो एक तरह से ये पेंडेमिक हो गया। हम्म, एंड स्लोली स्लोली ये सारा पेंडेमिक अपने इंडिया में एंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी धीरे धीरे आने वाला है। हम्म, सो बच्चों के लिए तो स्क्रीन रिस्ट्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा हम्म, इंकरेज करो कि आउटडोर जाके खेले। जब हम्म, आउटडोर्स आप जाते हो तो ज्यादा नेचर के अकॉर्डिंग आपकी आईज जो है वो दूर का देखते हो, ये प्रॉब्लम नहीं आती। हम्म, प्लस सनलाइट जब आपकी आंखों में जाती है तो भी बहुत चांस होता है कि चश्मे का नंबर ना चढ़े। हम्म, एंड एडल्ट्स के लिए ये होता है कि एक बार जब आपने 18-20 साल की उम्र क्रॉस कर ली हम्म, और आप लंबे समय तक मोबाइल फोन स्क्रीन पे लगे रहते तो ओके, चश्मे का नंबर तो इतना नहीं आएगा। लेकिन ये हम्म, जो सब प्रॉब्लम्स है जिनको हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं, हम्म, कि लंबे समय तक काम करते हुए जो आंखों में, सिर में दर्द बनना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है, तो ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हम्म, तो इसके लिए यूजली हम एक रिकमेंड करते हैं, एक एक्सरसाइज होती है उसको कहते हैं 20-20-20। 20-20-20। या तो उसमें हमारा आइडिया होता है कि हर 20 मिनट बाद हम्म, थोड़ा सा आप 20 सेकंड का ब्रेक ले लो हम्म, और 20 फुट दूर हम्म, देखो। हम्म, तो थोड़ा सा अपनी आंखों को आप रिलैक्स कर रहे हो, हम्म, स्क्रीन से थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा है, उस हम्म, टाइम पे थोड़ा सा अपनी आंखों को ब्लिंक करो तो हम्म, थोड़ा सा टीयर्स आपकी आईज को बेटर लुब्रिकेट कर देते हैं। हम्म, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को भी यूज कर सकते हो। हम्म। और फिर भी कंफर्ट नहीं आ रहा तो एक बार आपको अपने आई डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। 20-20-20 जो है, ये तो एक्सरसाइज आप शुरू कर ही दो। बेसिकली 20-20-20 का हाँ, खेल है। इसका खेल है सारा। 20 वाला जमाना भी चल रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अगला सवाल जय का, जो ये कह रहे हैं कि मेरी आंखें भी वीक हैं, वाइफ की आंखें भी वीक हैं और दोनों की आइज का नंबर ज्यादा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे बच्चों की आइज भी वीक होंगी। वेल देखिए, हमें ये समझना है कि एक इंसान की आंख में चश्मे का नंबर क्यों आता है। हम्म,
तो उसका एक तो रीजन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमने डिस्कस करा कि एक्सेसिव स्क्रीन यूज होगा, लिमिटेड आउटडोर एक्टिविटी होगी, तो आपकी आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा। और सेकंड रीजन होता है जेनेटिक्स। तो ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है तो एक बहुत हाई चांस है कि बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर आ सकता है। तो यूजुअली पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि चलिए ठीक है, अब हमारी आंख में था नंबर, नंबर आ गया बच्चे की आंख में, तो क्या कोई तरीका है कि इस नंबर को बढ़ने से किसी तरह रोका जा सके? भाई मान लो दोनों पेरेंट्स की आंख में हाई नंबर था, मान लो एक की आंख में 10 था, एक की आंख में 12 था, तो हाई चांस है कि बच्चे की आंख में भी हाई हो जाएगा। तो कोई तरीका है कि हम इसको हाई होने से किसी तरह रोक सके? तो इसमें आजकल कुछ स्पेशल तरह की टेक्निक्स होती है, उसको हम लोग कहते हैं मायोपिया मैनेजमेंट या मायोपिया कंट्रोल प्रोग्राम्स। वहां पे हम कुछ स्पेशल ड्रॉप्स यूज करते हैं, जैसे एट्रोपिन करके ड्रॉप होती है, कुछ स्पेशल तरह के चश्मे होते हैं जिनको मायो स्मार्ट ग्लासेस कहते हैं, या कुछ स्पेशल तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, उनको ऑर्थोकेरेटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंसेज कहते हैं। सो इससे हम आपके चश्मे के नंबर को ऑलमोस्ट 60% बढ़ने से रोक सकते हैं। तो किसी का 5 पहुंचना था तो उसको हम कंफर्टेबली 2-2.5 पे उसको रोका जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आई डॉक्टर से मिलके ये जो मायोपिया कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और काफी हद तक पेशेंट को बेनिफिट हो सकता है। राइट, तो मायोपिया को मैनेज किया जा सकता है, जो सर बता रहे हैं कि नंबर बढ़ने से रोका जा सकता है। अगला सवाल स्वाति जी का है, वो ये कह रही हैं कि पार्टीज में या आउटिंग्स में जो है लेंसेज लगाती हो, लेकिन बाद में उसकी वजह से इरिटेशन होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो क्या लेंसेज जो है सेफ नहीं है, या वो जो है गलत तरीके से उसको यूज कर रही है लेंसेज को? नहीं, देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं ये थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये आपके आंखों के लिए एक तरह से एक फॉरेन बॉडी है, एक्स्ट्रा है। तो आपने क्या होता है कि एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये हमारी आंखों की आगे की सतह पर लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया या काली पुतली। और जब हम ये लेंस लगाते हैं तो बेसिकली हमारी जो आगे की सतह है ना, वो ऑक्सीजन अपना हवा से लेती है। तो जब आप ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हो तो हवा या ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड प्रोलॉन्ग पीरियड तक आप इसको पहनते रहते हो तो आंख में इस तरह की प्रॉब्लम जो है, एलर्जी होना, आंख में लाली होना, पानी होना, खुजली होना, ये बन सकती है। सो अल्टीमेटली देखिए इसका सोल्यूशन यही है कि भाई यूज इट एज लिमिटेड एज पॉसिबल, और अगर यूज करना भी है तो डेली डिस्पोजेबल वाले यूज करो, और अगर ये प्रॉब्लम रेगुलरली बन रही हैं तो आपको एक बार अपने आई डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि वो चेक करे कि कुछ इस तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स तो आंख में नहीं आ रही जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। कुछ अलग से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। लेंसेज का सवाल है सर, तो बात करना चाह रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब की, कई लोगों को ना बड़ा शौक होता है अपनी आंखों का कलर चेंज करने का। वो डिफरेंट कलर के जो लेंसेज हैं वो यूज करते हैं कि थोड़ा सा कूल लगे, मतलब है ना, पार्टी में जाएं या आउटिंग में जाएं। लेकिन क्या कोई तरीका है कि परमानेंटली जो है हम आई कलर को चेंज कर सकते हैं, बार बार लेंसेज लगाने की, अलग अलग कलर के, प्रॉब्लम ही ना आए, जरूरत ही ना पड़े? राइट। सो अगर कोई इंसान अपनी आंखों का रंग चेंज करना चाहता है तो इसके टेम्पररी सोल्यूशंस भी हैं एंड परमानेंट सोल्यूशंस भी हैं, बट यूजुअली हम लोग परमानेंट सोल्यूशंस जो है उनको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जो सोल्यूशंस अवेलेबल है उनके बहुत हाई साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका बेनिफिट टू रिस्क रेशियो या साइड इफेक्ट रेशियो क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि कोई टेक्निक किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं कर रही है, बेनिफिट के साथ साथ बहुत ज्यादा रिस्क है, तो उसको यूजुअली अवॉइड किया जाता है। सो अगर आपको परमानेंटली चेंज कराना है या करने का मन है तो 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक कुछ आइरिस इम्प्लांट्स करके होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक एक सिलिकॉन का एक पीस होता है, ब्राइट ऑकुलर करके कंपनी है वो बनाती है, तो उसको हम परमानेंटली आपके आंख में इम्प्लांट कर सकते हैं। या आजकल कुछ लेजर टेक्निक से हम लोग काली पुतली में एक थोड़ी सी पॉकेट बना के हम कलर डाई को डाल सकते हैं, वो भी आपकी आंख में कलर डाल देता है। या कुछ स्पेशल तरह की ड्रॉप्स होती हैं जिनको आप यूज करते हो तो आपकी जो काली पुतली होती है उसको थोड़ा ब्लीच करके वो कलर को चेंज कर सकता है। लेकिन ये सारे जो सोल्यूशंस हैं ये यूजुअली रिकमेंड हम लोग नहीं करते एज आई डॉक्टर्स। तो अगर किसी का मन है भी थोड़ा सा शौक के लिए कलर चेंज करने का, तो यूजुअली वो जो कलर्ड लेंसेज अवेलेबल हैं वही ठीक है उसको भाई। आप ऑन एंड ऑफ पहन सकते हो, उनको भी रेगुलरली नहीं पहनो। रेगुलरली पहनोगे तो आंख में वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बनती है जो बाद में काफी इरिटेटिंग हो जाती है। राइट, सो ऑन एंड ऑफ इज कंफर्टेबल, बट आपकी आंखें ठीक है, सुंदर है, जो कलर ऊपर वाले ने दिया उनको एक्सेप्ट करना इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो आपकी ब्लैक आईज हैं, ब्राउन आईज हैं, तब भी आपको ये गाना गाना है, ब्लू आईज करती है हिप्नोटाइज है ना, तो आपको ब्लू आईज तेरी कर दी हिप्नोटाइज वाला कर लो गाना ब्लू, एक आध बारी एक आधी बारी कर लो,
रील बना लो फिर हटा लो, और क्या। पर परमानेंट के चक्कर में मत पड़ो। डॉक्टर राहिल जो है यही कह रहे हैं। डॉक्टर राहिल जो है, अगला सवाल FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि चश्मा जो है यंग एज में ही लग जाता है या बढ़ती एज के साथ उसका जो नंबर है लेंस का वो बढ़ता चला जाता है, साइज बढ़ता चला जाता है, क्या आगे चल करके परमानेंटली हटाया जा सकता है या इट्स जस्ट अ ड्रीम की होगा कभी? नहीं, आज की डेट में देखो, अगर 100 लोग अपने चश्मा हटाने का प्लान करते हैं तो 100 में से हम करीब 80% लोगों का चश्मा हटा सकते हैं। अच्छा। एंड इसमें भी 2-3 तरह की पॉपुलर टेक्नोलॉजीज हैं। एक कुछ लेजर वाले ऑपरेशंस होते हैं जो हमने यूजली सुना होता है, जहां पे हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं चश्मा हटाने के लिए। एंड टाइम के साथ लेजर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती जा रही है। तो लेसिक का नाम तो सबने सुना ही है, स्टैंडर्ड लेसिक वगैरह बहुत पॉपुलर थे। बट आज की डेट में और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है। आज की डेट में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेसिक प्रोसीजर्स है, जो अभी अभी नया लॉन्च हुआ है, वेवलाइट प्लस इनोवाइस के नाम से। सो एक कैटेगरी है कि लेजर से अपना चश्मा हटवा सकते हो। लेकिन ये जो लेजर वाली कैटेगरी है, इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ 8 नंबर तक का चश्मा हटा सकती है। अच्छा। अब मान लो किसी के चश्मे का नंबर 8 से ऊपर है, 10 है, 15 है, 20 है, जैसे 32 है, 32 तक है, तो इन सब पेशेंट्स के लिए जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो ICL करके टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें एक पतला सा लेंस, इसमें आपके चश्मे की पावर होती है और इसको परमानेंटली हम आंख के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो सारी पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा नहीं पहनना। सो ये 2 ऑप्शंस हैं जो आज की डेट में अवेलेबल है। राइट। अभी परमानेंट चश्मा हटाने की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा कहाँ हटेगा, मतलब हमारे तो बहुत ज्यादा नंबर है। तो मैक्सिमम जो मैं बात करना चाह रहा था, हाईएस्ट नंबर क्या है, तो वो आपने बता दिया -32.5। उसके आगे भी चांसेस है नया रिकॉर्ड बनाने के? नहीं, उसके आगे पता नहीं, बहुत कोई मिले तो मे बी नॉट, बट इस टाइप का कोई किसी की आंख में इतना हाई नंबर हो, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन होती है। बट अगर किसी का इसके ऊपर आता भी है तो कंफर्टेबली हट सकता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें समझना है कि वो ICL है तो एक लेंस ही ना। अब उस लेंस में कोई भी पावर बना दो, तो वैसे 30 तक रेडीमेड आते हैं, लेकिन अगर उसका किसी से ऊपर है तो आप कस्टमाइज करके उस तरह की पावर बना के ट्रीट कर सकते हो। तो -32.5 तक का तो तब तो हो ही गया, कर ही दिया है, रिकॉर्ड बना ही दिया है। तो वहां तो डॉक्टर राहिल चौधरी साहब कांटेक्ट करना ही है, और उसके आगे भी कर लेंगे। उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पुलकित का क्वेश्चन है सर जी, वो पूछ रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है वो, और उन्होंने गूगल पर ये थोड़ा रिसर्च किया तो पढ़ा कि जो BP या ये डायबिटीज वाले जो होते हैं, इन पेशेंट्स का के लिए जो है इस बीमारी का असर आंखों पर भी पड़ता है। क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है? सी, दोनों ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, एंड इन दोनों का ही असर हमारे आंखों पे पड़ता है। और स्पेशली डायबिटीज का तो बहुत ही खतरनाक असर पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहाँ पे शुगर की वजह से पर्दे पर सूजन आ सकती है, ब्लड लीक कर सकता है, पर्दा डिटैच हो सकता है, परमानेंटली पेशेंट की नजर जा भी सकती है। सो किसी के भी बॉडी में डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उन सबको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप कराना जरूरी है, और स्पेशली अपने पर्दे का चेकअप कराना तो बहुत ही जरूरी है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हमारे देश में जो सेकंड लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो एक बहुत बड़ा बर्डन भी है हमारे देश में। तो अगेन, मतलब एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डायबिटीज का इशू है, जैसे आप पूरी बॉडी का चेकअप कराते हो तो आई भी आपके उसमें होना चाहिए। राइट। रिसेंटली मैं और मेरा जो साथी है, हम लोग गए थे चश्मे वाले स्टोर पर, और हमने फ्रेम वगैरह पसंद कर लिया। उसके बाद जब ग्लासेस की बात आई ना, तो हम मतलब चौंक गए, इतने सारे ऑप्शंस उन्होंने दे दिए, कंप्यूटर लेंसेज, एंटी ग्लेयर, ब्लू लाइट ग्लासेस, मतलब हम सोच में पड़ गए कि बेस्ट वाला कौन सा है। मतलब तो मैं और मेरा दोस्त मतलब टेंशन में थे कि करना क्या है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या फर्क है इन सब? थोड़ा सा समझा देते हैं। कौन से लेंस यूज करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जिस लेंस की सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुई है, जो ब्लू लाइट फिल्टर लेंस, उसका तो कोई रोल नहीं है। अच्छा, राइट। अगर आपको लगता है कि उसको पहनने से कोई आपका ब्लू लाइट का डैमेज बच जाएगा, या आंखों में स्ट्रेन नहीं बनेगा, या स्लीप वेक साइकिल में इश्यू नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस जो है ये नॉनसेंस है। जो एंटी ग्लेयर ग्लास है वो एस्थेटिकली थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अगर मैं एंटी ग्लेयर वाला चश्मा पहनूं और मैं सपोज आपको देख रहा हूँ अपने एंटी ग्लेयर पहना में, तो मैं आपकी आंखों को देख सकता हूँ। मान लो एंटी ग्लेयर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के चश्मे में वो एक रिफ्लेक्शन सी आती है, आंखें नहीं दिखती। राइट। तो एंटी ग्लेयर से थोड़ा कॉस्मेटिकली वो चश्मा अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप उसको उस पर्पज से पहन रहे हो कि भाई स्क्रीन पे स्ट्रेन नहीं बनेगा या आंखें नहीं थकेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर आपके होते हैं यूवी प्रोटेक्टिव। यूवी प्रोटेक्टिव में भी UVA, UVB इस टाइप की प्रोटेक्शन होती है।
ये अच्छी चीज है, बिकॉज यूवी लाइट जो हमारे सन से निकल रही है वो कुछ तरह के डैमेजेस आंख में कर सकती है, तो यूवी प्रोटेक्शन वाला एक अच्छा बाय है, अच्छी चॉइस है। एंड उसके अलावा आप देखते हो कि कुछ एक कंप्यूटर ग्लास करके भी एक कैटेगरी है। तो कंप्यूटर ग्लास जो होता है वो एक्चुअली चश्मा है जो आपको स्ट्रेन से थोड़ा बचाता है। तो कंप्यूटर ग्लास में क्या होता है, एक माइल्ड प्लस पावर होती है, जैसे 0.25 की प्लस पावर। तो वो जब मैं चश्मा पहन के कंप्यूटर यूज करता हूँ तो मेरी आंखों में स्ट्रेन कम बनेगा। तो मान लो आप 4 घंटे अगर बैठ पा रहे हो, 4-5 घंटे कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो, तो उसको पहन के हो सकता है आप 2-4 घंटे एक्स्ट्रा बैठ पाओ। तो इस तरह के ये 2-3 ऑप्शन जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। राइट। सन ग्लासेस के बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। सन ग्लासेस में भी आपके पास इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो एक तो होता है कि वो जो थोड़े से सस्ते वाले होते हैं, 100-200 रुपए वाले जो मार्केट में बस सड़क पे बिक रहे होते हैं, वो तो थोड़ा स्टाइल है और उसमें थोड़ा सा वो लोग शीशे में कलर डाल देते हैं, तो विजिबल लाइट थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है, तो आपको ब्राइट लाइट में कंफर्ट होता है। तो एक तो सिंपल सनग्लास है जिसका जो शीशा है उसको हल्का सा काला करा हुआ है, ताकि पर उसको भी अगर बहुत देर तक लगा लिया तो नुकसान देगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छा नहीं देगा। ठीक। तो आपने एक तो सिंपल वाला जो आप पहनते हो उसमें तो आपको बस थोड़ा सा ब्राइट लाइट में कंफर्ट आ जाता है, क्योंकि उसका शीशा टिंटेड है, सारी लाइट आती नहीं है, कुछ ब्लॉक हो जाती है, तो ब्राइट लाइट में आप आराम से घूम सकते हो। फिर सनग्लास में एक कैटेगरी होती है यूवी फिल्टर, जो हम डिस्कस कर रहे थे, यूवी ए, यूवी बी वाले। ये एडवांटेजियस हैं, बिकॉज यूवी लाइट अगर आंख में जाती है तो उसके सर्टेन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कैटरेक्ट जल्दी बन सकता है, ARMD की प्रॉब्लम है, आंख के सामने काले घेरे आ सकते हैं। फिर एक आते हैं पोलरॉइड। पोलरॉइड का मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक तरह की ग्लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मान लो आप फिशिंग करने जा रहे हो या कुछ पहाड़ों में जा रहे हो, वहां पे स्नो है, तो जो सनलाइट उस पे आती है स्नो पे, वो रिफ्लेक्ट होकर आंख पे लगती है और आंख में ग्लेयर सी बनती है। तो पोलराइड चश्मा पहनोगे तो ग्लेयर से आपको कंफर्ट आ जाएगा। तो अगर आप एक अच्छे सन ग्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूजुअली आपको यूवी प्रोटेक्शन या पोलराइड या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस तरह का सन ग्लासेस लेना चाहिए। नाइट में ड्राइविंग के लिए भी आजकल ऑप्शन आ गए। नाइट ड्राइविंग के लिए आप थोड़ा सा एक एक येलो कलर फिल्टर अगर आप नाइट ड्राइविंग में यूज करते हो, उससे आपको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कंट्रास्ट में, तो थोड़ा सा ड्राइविंग कंफर्टेबल हो जाता है। राइट। अच्छा, एक कुछ स्पेसिफिक तरह के एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ये नाइट में थोड़ा सा आपको एडवांटेजेस करेंगे, क्योंकि मान लो ग्लेयर बन रही है तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देंगे। राइट। अब अगला सवाल तनीषा का है, जो कह रही है कि मैं मेकअप काफी करती हूँ और उसमें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, अगर मैं आईलैशेस जो है उसको यूज कर रही हूँ तो क्या उससे मेरी आईज पर इम्पैक्ट हो सकता है, या इट्स जस्ट नॉर्मल, नथिंग विल हैपन? नहीं, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मेकअप्स है ये एंड ऑफ द डे है तो एक फॉरेन बॉडी, और कोई भी फॉरेन बॉडी जब अपनी बॉडी में डालोगे तो एक टेंडेंसी होती है कि आंखों में एलर्जी हो सकती है, एलर्जेंस है। सो अगर आपको एक पर्टिकुलर मेकअप आप लगाते हो और आप देख रहे हो कि आंखों में पानी बन जाता है, सूजन बन जाती है, लाली हो जाती है, खुजली हो जाती है, ड्राइनेस आने लगती है, तो उसका मतलब उस मेकअप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपको सूट नहीं कर रहे, तो आपको यूजुअली एक डिफरेंट ब्रांड में या डिफरेंट कॉम्पोजिशन वाला मेकअप यूज करना चाहिए। बट इफ यू फील कि सबके साथ ही ऐसा बन रहा है, दैट मींस यू आर सेंसिटिव टू मेकअप, देन आपको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए और एक बार अपने आई डॉक्टर से मिलके उसकी सुपरविजन के अंदर फिर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। राइट। बिकॉज अगर आप लगाते जा रहे हो प्रॉब्लम बनती जा रही है और अब स्टार्टिंग में दवाई डाल रहे हो, ठीक हो रही है, तो आपने एक हैबिट बना ली कि चलो लगा लेते हैं, प्रॉब्लम होगी दवाई डाल लेंगे, कुछ टाइम बाद दवाई ने काम करना बंद कर देना है, कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाएगी, फिर दवाई से ठीक भी नहीं होने वाली। सो अगर आप मेकअप से सेंसिटिव हो और इस तरह की प्रॉब्लम्स बन रही है तो आपको अपने आई डॉक्टर से प्रॉपर एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेना चाहिए। एक सवाल मेरा अपना है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग आपने भी देखे होंगे कि बड़े बड़े नाम वो फॉरेन में जाते हैं, यूके यूएसए जा रहे हैं आई चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या उनके पास में ज्यादा पैसा है इसलिए वो वहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही जो किताबें उन्होंने पढ़ी? उनके पास बस पैसा ज्यादा है। हाँ। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो बंदे को समझ नहीं आता क्या करना पड़ता है, कैसे कहाँ खर्च करें। आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका, यूरोप में, सिंगापुर, जापान में एग्जिस्ट करती है, चाइना में एग्जिस्ट करती है और इंडिया में नहीं है। सो इंडिया जो है मेडिकल फील्ड में, बेशक बाकी फील्ड्स में हो सकता है हम पीछे हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में इंडिया जो है वो वर्ल्ड के एट पार है। क्या बात। रादर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया में पहले आ जाती है और अमेरिका में बाद में आती है, बिकॉज अमेरिका में इनका वो USFDA का अप्रूवल का प्रॉब्लम होता है, तो वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करते हैं, तो 1-1.5 साल बाद वहां पे लॉन्च होती है। अच्छा, इंडियन डॉक्टर्स का जो स्किल है सर्जरी करने का, डायग्नोस करने का, वो भी बाकी सारे दुनिया के डॉक्टर्स से ऊपर है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है।
मतलब जब मेरी रेजिडेंसी थी तो 3 साल में मैंने इतने ऑपरेशन कर लिए थे जितना अमेरिका के डॉक्टर 15 साल में नहीं कर पाते। तो जो प्रैक्टिस इंडियन डॉक्टर्स की है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है, प्रैक्टिस इतनी हो जाती है हमें। सो आज की डेट में ऐसा कोई रीजन नहीं है कि किसी इंडियन सिटीजन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़े। ये बस एक फैंसी थोड़ा सा लगता है जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना, कि भाई हम फॉरेन गए थे, हम यहाँ गए जी, यहाँ ट्रीटमेंट कराया। बट एक्चुअली और जो कॉस्ट है इंडिया में ट्रीटमेंट की वो बाकी कंट्रीज से कंपेयर्ड 1/10 है। मतलब एक अगर चश्मा हटाने का ऑपरेशन मैं यूके में कराऊं तो 6 लाख रुपए लगते हैं, सेम ऑपरेशन यहाँ पे 1 लाख रुपए का हो जाता है। सो मतलब जो भी पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा मैजिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगी या कुछ एक्स्ट्रा स्किल या टेक्निक मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया जो है आज की डेट में बिल्कुल एट पार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जान के बढ़िया लगा मुझे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वेलकम मूवी में ना नाना पाटेकर ने एक वो सीन है क्यूकम्बर लगाया हुआ आंखों पर, वो बड़ा फनी सा सीन है, आपने देखा होगा, ककड़ी रख ली। तो मैं सोचता हूँ कि क्या सच में जो है ये क्यूकम्बर जो है आंखों पर कोई असर डालता है? नहीं, अगर आप क्यूकम्बर को आंख के ऊपर रखोगे तो देखिए थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है, दैट इज ओके। बट अदरवाइज इस क्यूकम्बर का ऐसे आंखों की हेल्थ के लिए कोई एडवांटेज नहीं, कोई एडवांटेज नहीं ना। आप खा लो जितना मर्जी क्यूकम्बर, उसको ऊपर रख लो। एंड बाय द वे जितनी मर्जी गाजर खा लो, जितनी मर्जी हरी सब्जियां खा लो, जितना मर्जी आंवला खा लो, पंपकिन खा लो, सॉफ्ट पोटैटो, स्वीट पोटैटो खा लो, जो मर्जी खा लो, जनरली बॉडी के लिए हेल्दी है, जनरली आंखों के लिए हेल्दी है। लेकिन अगर आपकी आंख में कोई बीमारी हो रही है और उससे ठीक करना चाह रहे हो, वो नहीं होने वाला। तो बीमारी है तो उसका एक प्रॉपर आपको इलाज लेना पड़ेगा। राइट। दिव्यांश ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आयुर्वेदिक जो आई ड्रॉप्स होती हैं आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही हैं, ये मायोपिया या कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, इसके लिए इफेक्टिव है? सर ये बात ना क्लियर करनी बहुत जरूरी है, और इसी बात पर पतंजलि पर केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आंखों की ना जो मेन 4-5 कॉमन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो आंख की है वो है कैटरेक्ट या सफेद मोतियाबिंद। फिर चश्मे की प्रॉब्लम, कोई भी चश्मा हो, माइनस हो गया, प्लस हो गया, सिलेंडर हो गया। फिर काला मोतिया या ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ऑप्टिक एट्रोफी, कलर ब्लाइंडनेस। आज की डेट में दुनिया की ऐसी कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई नहीं है जो इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। अच्छा। और स्पेशली कैटरेक्ट की बात करते हैं, कैटरेक्ट के ऊपर तो एक लॉ भी है जिसको मैजिक ड्रग्स रेमेडी एक्ट कहते हैं। उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कैटरेक्ट का जो इलाज है वो सिर्फ सर्जरी है, और कोई भी इस तरह की ड्रॉप या मैजिक ट्रीटमेंट की बात ना करे कि बिना सर्जरी के इसका इलाज करा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कितना ही एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है कि ये ड्रॉप डाल लो तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये ड्रॉप डालो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ एक मिथ है। अगर आपको इन सब, ये जो स्पेशली कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपको मोतियाबिंद का इलाज कराना है आज की डेट में, हम 2025 में है, तो इसका इलाज सिर्फ एक और एक ही है, एक ऑपरेशन। ऑपरेशन से जो आंख के अंदर का लेंस सफेद हो गया उसको निकाल दो, उसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दो। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा बंदा बोलता है कि मैं आयुर्वेदा से ठीक कर दूंगा, होम्योपैथी से ठीक कर दूंगा, इस ड्रॉप से ठीक कर दूंगा, योगा से ठीक कर दूंगा, मसाज से ठीक कर दूंगा, किसी जड़ी बूटी से ठीक कर दूंगा, ऐसा इम्पॉसिबल है आज की डेट में। ऑपरेशन इज द ओनली सोल्यूशन इन 5 प्रॉब्लम्स। इन 5 के बारे में मोतियाबिंद नहीं ठीक हो सकता बिना ऑपरेशन के, चश्मे का नंबर नहीं ठीक हो सकता बिना ऑपरेशन के, काले मोतिया का इलाज ऑपरेशन भी और दवाई भी है, लेकिन आयुर्वेदा होम्योपैथिक दवाई नहीं कोई अवेलेबल जो इसको ठीक कर सकती है। कलर ब्लाइंडनेस का आज की डेट में कोई इलाज नहीं है। ऑप्टिक एट्रोफी का आज की डेट में कोई इलाज नहीं है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का अभी तक कोई इलाज नहीं था। अब एक स्पेशल जीन वाला इलाज शायद अब कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, एआई का जमाना आ गया, क्या एआई से कुछ असर हो रहा है? वेल, जब से एआई आया तब से हमारे टेक्नोलॉजी है जो और अपग्रेड हो गई है। एंड जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होते हैं, हम पेशेंट्स को बेटर क्वालिटी और बेटर सेफ्टी दे पाते हैं। तो आजकल एआई टेक्नोलॉजी चश्मा हटाने के ऑपरेशन में भी आ गई है। वो तो अभी अभी लॉन्च हुआ है, वेवलाइट प्लस इनोवाइज मैंने बताया था। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी आजकल हम एआई लेजर टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो जो 2 मेन कॉमन प्रॉब्लम्स है आंख की, उनके जो आजकल ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। राइट। एक सवाल आंचल जी ने पूछा, मुझे लग रहा है कि सवाल काफी पेरेंट्स जो जानना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनके बच्चे को कोई आंखों की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आई इशू तो नहीं हो रहा है? वेल, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा कंप्यूटर मोबाइल थोड़ा बहुत पास से देखता है, या टीवी पास से देख रहा है, या अपनी क्लास में है तो आगे के
बेंच पे बैठना चाह रहा है तो उसकी विजन में कोई प्रॉब्लम है, एक बार चेक होना चाहिए। या अदरवाइज अगर आप अपने बच्चे की आंख में देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आंखें नॉर्मल नहीं है, तिरछी हो रही हैं, या बच्चे की आंख से लाली हो रही है, पानी निकल रहा है, सूजन हो रही है, कीचड़ इकट्ठा हो रहा है, तो मतलब आंख में कोई प्रॉब्लम है और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ना पेरेंट्स को ये भी सजेस्ट करते हैं कि मान लीजिए बच्चे की आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी आप साल में एक बार ही ना दिखा लो, बिकॉज कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अगर उनको टाइमली डायग्नोस नहीं करा गया तो पूरी उम्र के लिए बच्चा जो है वो अंधा रह सकता है, उसकी नजर कम रह सकती है। जैसे एक प्रॉब्लम होती है लेजी आई या अम्ब्लायोपिया की, उसमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक आंख से सब कुछ ठीक दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, और दूसरी आंख में चश्मे का नंबर है। तो क्या होता है, दोनों आंखों से तो बच्चे को सब कुछ दिख रहा होता है, सारे काम करता है वो, तो उसको कभी पता ही लगता पेरेंट्स को कि दूसरी आंख में तो नंबर था, दूसरी आंख से तो दिख नहीं रहा। अब अगर इस प्रॉब्लम को आपने 8 साल की उम्र से पहले डायग्नोस करके ठीक नहीं करा तो वो आंख लेजी हो जाती है और पूरी लाइफ उस आंख से वो बच्चा नहीं देख सकता। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो डेवलपमेंटल एज होती है ना, जो 8 से पहले की उम्र है, उस टाइम पे पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चे को रेगुलरली साल में एक बार तो एटलीस्ट चेक करा लेना चाहिए। राइट। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ब्लाइंडनेस जो है, अंधापन जो है, क्या बिल्कुल 100% कोई किसी को होता है? अंधापन बिल्कुल ही नहीं दिखाई, बिल्कुल जीरो हो जाए? हाँ, कितनों को, कितने पेशेंट से हम रोज मिलते हैं, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। और अब एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है न्यूरालिंक करके, जिससे वो सारे लोग जो अंधकार के शिकार थे अब वो दोबारा देख पाएंगे। क्या बात। तो ये न्यूरालिंक अभी एलॉन मस्क ने, आप सुन ही रहे होंगे न्यूज में बहुत, और अब यूएस एफडीए के जो ट्रायल्स हैं उनके लिए भी एक्सेप्टेंस मिल गई ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। तो ये न्यूरालिंक चीज क्या है? देखो, हमारे देखने का ना एक सिस्टम है कि हमारी आंख में सामने से लाइट आएगी, वो आंख की काली पुतली और लेंस से होते हुए पर्दे पे पड़ती है, और पर्दे से एक नस निकलती है, वो हमारी ब्रेन से कनेक्ट करती है। तो ये जो नस है ना, ये अपने साथ कुछ सिग्नल्स ले जाती है और ये ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया को एक्टिवेट करती है। जैसे मान लो कोई इंसान सर्कल देख रहा है, तो ये जो सिग्नल गया ब्रेन में सर्कल के इस तरीके से एक्टिवेट हुआ और आप सर्कल देख पाते हो। कोई इंसान मान लो ट्राइंगल देख रहा है, तो वो ट्राइंगल जैसा सिग्नल एक्टिवेट हुआ ब्रेन में और आप ट्राइंगल देख पाते हो। तो इस न्यूरल लिंक से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज सो फैसिनेटिंग, कि हमने कुछ इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में ही डाल दिए और उस इलेक्ट्रोड में मैंने सिग्नल भेज दिया कंप्यूटर से, तो मैं जो चाहूं आपको दिखा सकता हूँ सिग्नल को भेज के। तो अभी लोग क्या करते हैं, अब आपने आंख के सामने मान लो एक गॉगल्स ही लगा दी, उसमें कैमरा है, वो कैमरा सिग्नल पकड़ता है, उसका सिग्नल सीधा आपके ब्रेन में जाता है, क्या बात है, और वहां पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को देके वो पिक्चर बना देता है। अरे वाह। सो मतलब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंचने वाली है कि हम ऑलमोस्ट जो लोग कितने सालों से उम्मीद में थे कि शायद अब देख पाए, अब उनके पास फाइनली एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। बिल्कुल, बहुत ही सुनने में बड़ा रोचक लगा है मुझे कि कुछ नया होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। आई थिंक 5 से 10 साल लगेंगे कमर्शियली अवेलेबल होने में, बट इट लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी, कुछ नया आएगा, कुछ नई उम्मीद जागी है। राइट। एक सवाल ले लेते हैं संकेत का, जो ये पूछ रहे हैं कि मेरे डैडी को जो है हार्ट स्ट्रोक हुआ, उसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई और उसके कुछ टाइम बाद उन्हें उनकी एक आंख में इशू आने लगा, देखने में दिक्कत हो रही थी, फिर चेकअप कराया तो रेटिना में प्रॉब्लम निकली, उसके बाद आंखों में महंगे इंजेक्शन लगाकर जो है उनको लगी, सर्जरी हुई, 3-4 साल से सब हो गया, लेकिन वो आईज जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो क्या कभी हो पाएंगी ठीक? देखिए, अगर इतना सब कुछ हो गया है, इंजेक्शन लग गए हैं, तो एक सर्जिकल ऑप्शन और बचता है, उससे शायद हम थोड़ा सा कुछ रीगेन कर पाए। बट अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि जब एक मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, स्पेशली जब आपकी आंख में इस तरह की सूजन वगैरह बन रही है जिसके लिए आपने मल्टीपल इंजेक्शन लगा रहे हैं और उससे असर ज्यादा नहीं आ रहा, तो सर्जिकली जब हम ट्रीट करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम आपके ऑपरेशन करके आंख को बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल कर पाएंगे, बट यस, कोशिश कर सकते हैं डॉक्टर्स की कुछ लेवल तक पेशेंट को बेनिफिट हो जाए। तो अल्टीमेटली जब चेक करेंगे तब पता लगेगा कि कितना हम पेशेंट को फायदा पहुंचा पाएंगे। क्या कोई साइंस हैं जिससे कि पता चल जाए कि अब आई चेकअप कराने का समय आ गया? वेल, ऐसा कुछ कंडीशन में देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आंख में आपके कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहले तो आपकी नजर धुंधली हो जाएगी, या कुछ अलग आपकी इस तरह की प्रॉब्लम, भाई लाल हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ वगैरह इकट्ठा हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको एक डॉक्टर से जाकर प्रोफेशनल ओपिनियन लेनी है। फर्स्ट हम कहाँ जाते हैं कि जब ये सब प्रॉब्लम शुरू होती है तो हम एकदम से डॉक्टर के पास जाते नहीं है,
हम गूगल पे ढूंढना शुरू कर देते हैं या अपने दोस्त को फोन कर लेते हैं कि यार तेरी आंख में भी प्रॉब्लम बन रही थी, तो दवाई डाली थी, मुझे बता दे, या फार्मेसी के पास चले जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इस चक्कर में जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाता है, और जितना वो डिले हो जाता है फिर उतना उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सो अल्टीमेटली रिकमेंडेशन तो सबसे ये है कि साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप करा लो, और अगर नहीं करा पा रहे हो तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो एटलीस्ट सीक अ प्रोफेशनल ओपिनियन रादर देन ऑल दीज थिंग्स जो हम जिसमें फंस जाते हैं। तो जिस जगह से हमने पॉडकास्ट को शुरू किया था वहीं पे वापस लेके आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, हर कोई दिन रात इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब इन सब पर लगा हुआ है, और मोबाइल की स्क्रीन हमारे आंखों के हमेशा या तो मोबाइल स्क्रीन पर है, लैपटॉप पर है, या टीवी पर है, स्क्रीन हमारे सामने है। कैसे हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं? कोई आप टिप देना चाहते हैं? कोई फॉर्मूला है डॉक्टर राहिल का? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ना आपने एक्चुअली बहुत कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? ये जो स्वस्थ रखने के लिए लोग चीजें करते रहते हैं ना, यही आपकी आंखों को खराब करती है। अच्छा। तो आपको अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आंखों में कोई गुलाब जल नहीं डालना। अच्छा। कोई शहद नहीं डालना। अच्छा। कोई घी नहीं डालना। कोई आपको रोज सुबह उठ के मसाज करके आंखों की सिकाई नहीं करनी। अच्छा। रोज सुबह उठ के ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी। या पानी के छपके हैं वो बार बार नहीं मारने। तो इन सब चीजों से आपको एक्चुअली दूर रहना है। तो ऊपर वाले ने हमारी आंखों का सिस्टम ऐसा बनाया है कि सारा कुछ ही आंख के अंदर अपने आप हो रहा है। हमारी आंख में आंसू बन रहे हैं, आंसू आंख को धो देते हैं, हमारी जो लिड्स है वो ब्लिंक करती हैं, वाइपर की तरह काम करती है और आंख को साफ कर देती है। तो अगेन मतलब कुछ एक्स्ट्रा, ये जो लोगों को आदत डल गई है ना कि रात को सोने से पहले ये ड्रॉप डाल के सो गए, वो चुभती है आंख में तो उनको लगता है कि आंखों की सफाई हो रही है, या कुछ सर्टेन हैबिट्स फॉर्म कर लेते हैं कि ये गोली रोज खा लेते हैं और सुना होता है भाई आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा है। एक्चुअली इन सब की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। पहले डॉक्टर है जिन्होंने बताया कि ये मत करो, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से जाके मिल लो और उसका इलाज करो। खुद डॉक्टर मत बनो घर पर एक्चुअली। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहिल, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। गपशप विद कार्तिक में जुड़ने के लिए बहुत सारे कॉल्स आप बनाते रहें और आप लोगों की आंखों को स्वस्थ रखें, हमारी यही आपके लिए दुआ, शुभकामना। थैंक यू सो मच। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।